हेलो फ्रेंड्स, मंगलवार की सुबह और आप लोगों का स्वागत है। ओवरऑल अगर मार्केट देखो तो मार्केट तो बहुत गिर रहा है, लेकिन इस गिरते हुए मार्केट में किस सेक्टर में इन्वेस्ट करना है वो ज़रा हमें देखना पड़ेगा। और इसलिए आज मैं एक ऐसे सेक्टर के बारे में बात करना जा रहा हूँ जो काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा है, और वो है हॉस्पिटल सेक्टर। और ये फरमाइश की है श्याम ने, योगेश्वरी और गीता ने बोला है कि प्लीज़ हॉस्पिटल सेक्टर और उसके स्टॉक्स के बारे में बात किया जाए। तो चलिए मैं बात करता हूँ हॉस्पिटल स्टॉक्स के बारे में। और गाइस ओवरऑल अगर मैं ये देखूँ सेक्टर, तो ये सेक्टर ने काफ़ी ग्रो किया है पिछले 3 साल में। आफ्टर पैंडेमिक अगर हम लोग बात करें, कोविड क्राइसिस की बात करें के, तो ये सेक्टर ने अच्छा खासा ग्रोथ दिखाया है। और यहाँ से क्या लग रहा है, वहाँ हम लोग थोड़ा विल पुट अवर ऑन व्यूज़। और बाय द वे ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आपके ज्ञान के लिए। लेकिन हाँ, मैं काफ़ी सारे स्टॉक्स डिस्कस करूँगा जिससे आपको काफ़ी नॉलेज हो जाए। बाय द वे आपके आपके कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालें, मैं हर एक क्वेश्चन आपका आंसर देता हूँ, और आज भी मैं जो बाकी के क्वेश्चंस हैं उसको आंसर देने वाला हूँ। ठीक है? चलिए बात करते हैं हॉस्पिटल सेक्टर्स के बारे में। अभी अगर मैं हॉस्पिटल सेक्टर की बात करूँ ओवरऑल, तो हॉस्पिटल ने 2017 में ना वो कुछ 4 लाख करोड़ का मार्केट कैप था। अभी 2024 एंड यानी 25 अभी तो चालू हो गया है, तो अभी इसका मार्केट कैप देखें तो ऑलमोस्ट 9 लाख करोड़ के आसपास है। ओवरऑल तो काफ़ी बढ़ गया है, काफ़ी बढ़ गया है। ऑलमोस्ट 16-17% का ग्रोथ है। इवन बातें चल रही है कि 2032-33 तक तो ये कुछ अराउंड 14 लाख करोड़ के आसपास भी पहुँच जाएगा। तो यहाँ से भी एक अच्छी खासी ग्रोथ दिख रही है। ग्रोथ क्यों दिख रही है? क्योंकि जैसे-जैसे देखो क्या होता है कि हॉस्पिटल्स पहले थे, लेकिन पेशेंट्स थे वो बाकी सरकारी जाते थे और इंश्योरेंस बहुत कम था। अभी इंश्योरेंस लोग लेने लगे। आफ्टर पैंडेमिक हेल्थ इंश्योरेंस एक तरह का कंपल्शन हो गया है सबकी लाइफ में। और इसके वजह से क्या होता है कि ये बड़ी-बड़ी जो हम लोग हॉस्पिटल्स की बात करें, वहाँ आपकी ऑक्यूपेंसी बढ़ती है। ओवरऑल अगर हम लोग बात करें तो बेड कैपेसिटी है ना, अब देखो यहाँ 2-3 चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग है जो आपको समझनी है। जो ग्रोथ जो हो रहा है ना, वो अच्छा खासा ग्रोथ हो रहा है, 10% से ज़्यादा तक ग्रोथ हो रहा है। अगर हम लोग ऑक्यूपेंसी की बात करें, ओके? जैसे मैं बताऊँ आपको, पहले ऑलमोस्ट 52% की ऑक्यूपेंसी रहती थी 2020 के 2 के आसपास, अभी वो 70% से भी ज़्यादा है, ओके? तो काफ़ी सारी बड़ी हॉस्पिटल्स की बात करूँ, 65 टू 70%, जो क्या बता रहा है कि ग्रोथ आ रही है ऑक्यूपेंसी पे। लेकिन जो बेड एडिशंस होते हैं ना, उतने फास्ट नहीं होते। बेड एडिशन हुआ है अभी 2 से 3% से हर साल से बेड एडिशन हो रहा है। बड़े-बड़े हॉस्पिटल की बात करूँ, अगर मैं अपोलो की बात करूँ, फोर्टिस की बात करूँ, मैक्स हेल्थ केयर की बात करूँ, या एस्टर डीएम है, बहुत सारे ग्लोबल हेल्थ, काफ़ी सारे हैं जो नारायण, तो इन सब की एडिशंस जो होती है ना, वो इतनी फास्ट नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये कैपिटल इंटेंसिव बिज़नेस है। एट द एंड ऑफ द डे आपको हॉस्पिटल नए लगाने हैं तो उनमें टाइम लगता है। बिल्ड होने में टाइम लगता है, ऑपरेशन आने में टाइम लगता है, चालू होने में यानी टाइम लगता है, बड़ी-बड़ी आपको इक्विपमेंट्स लाने पड़ते हैं, ये सब लाने पड़ते हैं। तो उसके वजह से ना काफ़ी टाइम लगता है। तो ओवरऑल अगर हम लोग यहाँ बात करेंगे ना, तो टाइम उसके वजह से क्या हो रहा है कि डिमांड बढ़ रही है लेकिन बेड्स कम बढ़ रहे हैं। इसके वजह से ऑक्यूपेंसी ये इसलिए बढ़ती जा रही है, और आगे जाके ये डायरेक्टली इन सब बड़ी-बड़ी हॉस्पिटल्स को बेनिफिट रहेगा। ओके? और ओवरऑल ऐसा नहीं है, टेक्नोलॉजी भी काफ़ी बढ़ रही है, और यहाँ से भी देखो एफडीआई इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी बढ़ा है। अगर हम लोग लास्ट बात करें तो 50% ऑफ जो हेल्थ केयर में जो एफडीआई आता है ना, अराउंड 1.5 बिलियन डॉलर, वो डायरेक्टली हॉस्पिटल्स में आया है। ओके? हमने आपको याद है कुछ दिन पहले फार्मा सेक्टर के बारे में बात की थी, तब काफ़ी लोगों ने मुझे हॉस्पिटल भी कवर करने को बोला था। तो यहाँ 50% यहाँ आता है, तो इसके वजह से क्या हो रहा है कि जो दिखा रहा है कि कॉन्फिडेंस हॉस्पिटल्स पे ज़्यादा है कि ये रिटर्न लेके देगा, और दिया है। अच्छा खासा रिटर्न दिया है। अगर आप काफ़ी सारी, अगर मैं अपोलो या मैक्स हेल्थकेयर उन सब की बात को, पिछले 3 साल का रिटर्न काफ़ी अराउंड 30 के आसपास रहा है इन सब का। मैं एवरेज की बात कर रहा हूँ, बड़े-बड़े मैं एक कंपनीज़ के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, पर एवरेज अगर मैं स्टॉक्स की बात करूँ तो 30% से ज़्यादा है। व्हिच शोज़ व्हिच शोज़ के कॉन्फिडेंस कि हाँ, यहाँ से भी ग्रोथ ज़्यादा रहेगी। और पॉलिसी सपोर्ट भी बहुत ही अच्छा है कि गवर्नमेंट पुश करना चाहती है, क्योंकि उनको भी पता है कि देखो एक पैंडेमिक आ गया। अभी जो एचपीएमवी वायरस की भी बात हो रही थी। चलो वो तो फिज़ल आउट हो गया कि चलो वो कुछ बड़ा वायरस नहीं है। लेकिन
ये जो पैंडेमिक के बाद क्या हुआ है कि एक तरह से अर्जेंसी आ गई है और दूसरी बात क्या है कि लोग जागरूक हो गए कि भाई हमें है हेल्थ इंश्योरेंस लेना पड़ेगा और हेल्थ इंश्योरेंस लेते हैं तो आपको भी पता है कि आप ये आप बड़ी हॉस्पिटल में जाके इंश्योरेंस क्लेम कर सकते हो और हॉस्पिटल्स को भी प्रॉब्लम नहीं, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन, इवन फॉर द इंश्योरेंस सेक्टर आल्सो। सो ओवरऑल अगर गवर्नमेंट भी पूछे, गवर्नमेंट जैसे आयुष्मान भारत स्कीम है, ओके, और इवन ये जो नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन है, ये काफ़ी सारी इन सब जो स्कीम्स रन कर रहे हैं ओवरऑल बेसिकली हेल्थ केयर को बढ़ाने के वजह से, इवन सीनियर सिटीजन के लिए भी काफ़ी हुआ है। तो ये सब की वजह से काफ़ी डिमांड बढ़ रही है। अभी हम लोग थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं कि भाई और कौन से फैक्टर्स है जिसके वजह से ये सेक्टर बढ़ा है और कौन सी हॉस्पिटल्स को फ़ायदा हुआ है। तो जैसे बोला, एक तरह की जो डिमांड बढ़ी है ओवरऑल पैंडेमिक और इन्फेक्शियस डिसीज एंड ऑल दैट, तो उसमें काफ़ी ओवरऑल अगर हम लोग देखें ना तो मार्केट कैप तो बढ़ा है, उसके वजह से काफ़ी सारे जैसे खास करके अपोलो हॉस्पिटल हो या फोर्टिस हेल्थ केयर हो, इन सब की तो क्या कहते हैं बल्ले-बल्ले हो गई है। कुछ साल से इन्होंने जो ग्रोथ दिया है, नो डाउट बहुत ही ऑपरेशनली अच्छी कंपनीज़ है, अच्छे स्टॉक्स है, और द वे दे आर रनिंग द हॉस्पिटल्स इट्स कमांडेबल एंड दैट इज़ व्हाई वहाँ एक अलग नहीं, अब आप बोलोगे यार हॉस्पिटल्स के बिल्स बढ़े, ये है तो डिमांड है तो बिल्स चार्ज करेंगे। देखो, उसमें कोई डाउट नहीं है, इनके बिल्स बड़े हैं, तो वही लोग जाते हैं जिनको अफ़ोर्ड कर पाते हैं, लेकिन हाँ, डिमांड काफ़ी बड़ी है। अगेन ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर नई-नई हॉस्पिटल्स अभी क्या है कि लोग हॉस्पिटल्स की हम लोग बात करें ना तो नो डाउट वो लोग एक ला रहे, फिर दूसरी बिल्डिंग वापस कहीं और ला रहे, दूसरी प्रॉपर्टी ले रहे और वो लोग काफ़ी सारे पाइपलाइन में जो ओवरऑल कहते हैं ना एक्सपेंशन मोड में है। ओके, तो काफ़ी सारी हॉस्पिटल कैपेसिटी एक्सपेंशन मोड में है। इवन एस्टर डीएम की बात करें तो उन्होंने भी एक कोलैबोरेशन सेकंड नंबर की वो चेन बनने जा रही है। तो इस तरह से बेड कैपेसिटी बढ़ाने के लिए ये सभी अपोलो हो या फोर्टिस हो या मैक्स हेल्थ केयर हो या एस्टर डीएम हो, ग्लोबल हेल्थ हो, नारायण है, इन सबका यहाँ बेसिकली उनका टारगेट है कि यहाँ से अच्छी सारी कैपेसिटी बढ़ाएँ। ऑफ कोर्स ये टाइम लगेगा, लेकिन हाँ, धीरे-धीरे इनको जितना बढ़ाएँगे उनके लिए इतना अच्छा है, ठीक है? तो बेसिकली इवन नारायण हृदय भी काफ़ी एक्सपेंशन मोड में है और जो यहाँ दिख रहा है कि मार्केट शेयर रेवेन्यू गेन कर रहे हैं। देखो, कहीं भी आप हॉस्पिटल खोल लो, सीरियसली कहता हूँ कैपिटल इंटेंसिव बिज़नेस है, लेकिन चलने की प्रोबेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा रहती है। अगेन जैसे मैंने गवर्नमेंट पॉलिसी की बात करी, जैसे जैसे आयुष्मान भारत है वो सब, तो पॉलिसी सपोर्ट कर जैसे कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस को तो बहुत फ़ायदा मिल रहा है ड्यू टू गवर्नमेंट इंसेंटिव, फैसिलिटी एक्सपांशन और सर्विस डिलीवरी में। इवन शेल्बी जो अहमदाबाद में ही है, उनको भी काफ़ी फ़ायदा हो रहा है और काफ़ी है जैसे काफ़ी सारे टाइम मैं भी जाता हूँ शेल्बी और मैं देखता हूँ कि उन्होंने काफ़ी सारे गवर्नमेंट स्कीम वहाँ लगाए। हर एक बड़े-बड़े हॉस्पिटल में एक तरह का कंपल्शन हो गया कि आपको ये सब गवर्नमेंट इंसेंटिव जो भी है वो आपको इम्प्लीमेंट करने हैं। फिर क्या हुआ है, दूसरा एक जो फैक्टर है वो बहुत इंडिया में काम लग रहा है, वो है मेडिकल टूरिज्म ग्रोथ। ये क्या है कि भाई आप जैसे मिडल ईस्ट से, खास करके मिडल ईस्ट के लोग इंडिया बहुत आते हैं ट्रीटमेंट के लिए। जैसे मैं खुद 10 साल दुबई था, लेकिन सच बोलूँ, अगर कोई भी एक छोटा भी ऑपरेशन हो ना, लोग इंडिया आके करते हैं। छोटा टीथ का भी क्या करना है, वो भी चेंज करना हो तो भी इंडिया में करते हैं। या आपका घुटनों का हो या नी रिप्लेसमेंट हो या कुछ भी हो, बाईपास-वाईपास तो भूल जाओ, वहाँ कोई करता ही नहीं है। क्योंकि वहाँ का मेडिकल बहुत महँगा है और यहीं के डॉक्टर वहाँ जाके बैठे हुए हैं और इतना एडवांस नहीं है। लेकिन इंडिया काफ़ी एडवांस है उस लेवल पे। यहाँ तो होलसेल अच्छा वर्ड नहीं है, लेकिन उस तरह का हम लोग यहाँ एक तरह से कहते हैं नी ऑपरेशन, तो दिन के बड़े-बड़े डॉक्टर 15-15, 20-20 ऑपरेशन करते हैं। तो बेसिकली वो जो टूरिज़्म है ना इंडिया में बहुत बढ़ रहा है और उसमें जैसे ये एस्टर डीएम है जिनकी दुबई में भी, मिडल ईस्ट में भी काफ़ी सारी ब्रांचेज़ है, उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है, इवन अपोलो हॉस्पिटल को भी काफ़ी हो, लेकिन हाँ, एक पॉपुलर डेस्टिनेशन अगर आप सऊदी बोलो, ओमान बोलो, कतार बोलो या यूएई बोलो, ये सब के वहाँ से लोग, बहरीन बोलो, यहाँ इंडिया में आते हैं और वहाँ काफ़ी सारे इंडियंस ही लोग हैं, ओके। फिर दूसरा है रिसर्च, आर-एन-डी एंड टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, जो मेडिकल टेक्नोलॉजी और डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफ़ॉर्म जो नए-नए बने हैं, वो उससे क्या हो रहा है कि पेशेंट केयर और ऑपरेशनल एफिशिएंसी में काफ़ी
इम्प्रूवमेंट और काफ़ी पेशेंट्स को अट्रैक्ट करे। जैसे एक कैशलेस इंश्योरेंस होता है, आपको भी पता है कि आप जाओगे और आपको पैसे नहीं देने, डायरेक्टली इंश्योरेंस से कैशलेस अप्रूव हो जाता है। ये जो बड़ी-बड़ी अ, हॉस्पिटल में होता है और उनका टाई अप ये प्राइवेट इंस्टीट्यूट और गवर्नमेंट नेशनल इंश्योरेंस से भी होता है। कैशलेस होना ये बहुत ही बड़ा कहते हैं ना वरदान होता है, क्योंकि सडनली आपको 2 लाख रुपए निकालने, 1 लाख निकालने, वो होगा नहीं, तो वो कैशलेस हो जाए तो वो बहुत ही अच्छा रहता है। तो इन सब के वजह से क्या हुआ है कि आपको एक्सेस जो होता है ना बड़ी हॉस्पिटल को फ़ायदा होता है। कैसे? देखिए, अगर आपको अपोलो में जाना है या फोर्टिस में जाना है या कोई और ब ग्लोबल हेल्थ कहीं भी जाना है, बड़ी है, तो आपको पता है खर्चा तो बड़ा होगा। लेकिन अगर आपके कार्ड में कैशलेस होगा तो बंदा जाएगा कि भाई चलो मैं जाता हूँ, स्वाइप करूँगा और एट द एंड ऑफ द डे वो लोग ही डायरेक्ट कोऑर्डिनेट करके मेरा ट्रीटमेंट चालू हो जाएगा और बेस्ट क्वालिटी ट्रीटमेंट मिलेगा और मुझे अपफ्रंट कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बड़ा पॉज़िटिव हो जाता है पेशेंट के लिए कि भाई मुझे पता है कि मुझे पे नहीं करना है और दैट इज़ व्हाट इज़ नो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट और काफ़ी हद तक इंश्योरेंस भी अभी काफ़ी बेटर हो गई है प्राइवेट कंपनीज़ और प्राइवेट इतने बेटर हो गई कि अभी जो नेशनल इंश्योरेंस और वो सब जो है ना वो भी इम्प्रूव करने लगे हैं, करेक्ट? तो येस वो भी एक बड़ा बेनिफिट है जो इन सबको हॉस्पिटल्स को मिला। तो चलिए अभी थोड़े और बात करते हैं कि चैलेंजेस कहाँ हैं? चैलेंजेस अगर मैं बात करूँ तो एक तो रेगुलेटरी होल्डर्स है कि भाई काफ़ी सारे कंप्लायंस करने पड़ते हैं। कुछ भी देखो यार, कुछ भी ऊपर-नीचे हुआ तो उनकी बैंड बज जाती है। तो कंप्लायंस में बहुत होता है। तो पहले अगर मैं बोलूँ फोर्टिस हेल्थकेयर को काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था कंप्लायंस के वजह इवन नारायण रुदीयालय को भी काफ़ी प्रॉब्लम हुआ था बीच में। उनके वजह से उनको ऑपरेशनल एफिशिएंसी को प्रॉब्लम हुआ। तो रेगुलेशंस बहुत होते हैं क्योंकि कोई कंप्लेन करता है उसका भी प्रॉब्लम होता है। कॉम्पिटिशन बहुत है, कॉम्पिटिशन बहुत बढ़ गई लेकिन अच्छा है। इट्स अ गुड हेल्दी कॉम्पिटिशन। काफ़ी नए प्लेयर हुए, ओके, जैसे शेल भी है, उनको भी काफ़ी बड़े कॉम्पिटिशन, काफ़ी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स जो एक तरह का कहते हैं ना नीश एरिया में वो लोग काफ़ी आगे बढ़ गए थे, वहाँ अभी सब लोग आ रहे हैं। मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स काफ़ी हो गई है, तो जो अलग-अलग एरिया में भी प्रोवाइड करते हैं ट्रीटमेंट, उसकी वजह से कॉम्पिटिशन बढ़ गई है। इवन किम्स की बात करूँ, कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, उनको भी काफ़ी हद तक उनको प्राइसिंग स्ट्रैटेजी और वहाँ सब बहुत ही कॉम्पिटिशन मिल रहा है। और दूसरा है कि भई थर्ड पॉइंट अगर मैं बोलूँ तो हाँ भाई, इन सब का वैल्यूएशन तो हाई है। अगर मैं वैल्यूएशन की बात करूँ तो काफ़ी एलिवेटेड प्राइसेज़ है जो बढ़ गए। अभी आप सोचो मार्केट गिर रहा है, अभी मार्केट तो कितना गिरा है, लेकिन अगर आप अपोलो देखो तो सिर्फ 9 8% गिरा हुआ है, मैक्स हेल्थकेयर 10% गिरा हुआ है, फोर्टिस 9% गिरा हुआ है। सिर्फ ग्लोबल हेल्थ 30% लाकी बाकी सब 10% के आस-पास है। कृष्णा इंस्टीट्यूट सिर्फ 4% गिरा है। ये सब स्टॉक है ना, अभी देखो 70-80 के पीई पे चल रहा है सभी स्टॉक। कम नहीं है भाई, ये बहुत ही हाई वैल्यूएशन है। क्यों है? क्योंकि लोगों को पता है कि ये एक ऐसा बिज़नेस है ना, ये ऐसा एरिया है ना जहाँ डिमांड रहेगी। ये पहले जैसा नहीं है। अगर आप कोविड के पहले की बात करो तो बात अलग थी हॉस्पिटल सेक्टर की, अभी की बात करो तो अभी अलग है। इसलिए इसमें डिमांड ज़्यादा है, इसलिए आप देखो ये वैल्यूएशन गिर नहीं रहा है। अब आप उन लोग उनका प्रॉफिट ग्रोथ और सेल्स ग्रोथ देखो 3 साल का तो बढ़िया है। सबका 30-40% के ऊपर से ही सीएजीआर जा रहा है। तो इन सब का सही है, ओके, आरओई, आरओए भी सही है, ओके। सो ओवरऑल वैल्यूएशन कब आया होगा जब आपका बेसिकली डिमांड भी ऐसा रहेगा। तो ये चीज़ है लेकिन वैल्यूएशन लेकिन ओवरऑल मुझे ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से खास करके प्राइवेट सेक्टर जो आगे जा रहे हैं, मैं यहाँ गवर्नमेंट सेक्टर की बात नहीं कहूँगी, एक तो पहले तो वो लिस्टेड नहीं है, ऊपर से उनकी एफिशिएंसी उतनी नहीं है। हाँ, कुछ-कुछ है, अगर आपको बहुत ही बड़ा ऑपरेशन है या जैसे कैंसर हो गया, ये वो हो गया और पता है बड़ा खर्चा होगा जो इंश्योरेंस में कवर नहीं हो, तो नॉर्मली गवर्नमेंट लोग जाते हैं। लेकिन जो लिस्टेड कंपनीज़ है वो सभी प्राइवेट कंपनीज़ हैं और अगर मैं प्राइवेट कंपनीज़ की बात करूँ तो इन लोगों का ग्रोथ बहुत ही अच्छा है और आगे रहेगा भी सही, ओके। तो लेकिन आपको इन सब सेक्टर में कैसे डील करना है, ओके, ये सब मैंने काफ़ी सारी कंपनीज़ के नाम भी दिए स्टॉक से और बिलीव मी कोई मुझे इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं दिखा है लेकिन आप लोगों को एज़ ए इन्वेस्टर आपको इतना ज़रूर ध्यान में रखना है कि आप कोई भी स्टॉक में डालो, तो आप कौन से वैल्यूएशन में डाल रहे हो। ओके, थोड़ा पीएस कंपैरिज़न करना
की बहुत ही ज़रूरत है और उनके तो आपको कौन से पॉइंट ध्यान में, तो कैपेसिटी एक्सपेंशन क्या है, आगे जाके ग्रोथ कैसे होगा, कौन से नीश एरिया में वो है, ओके, इनके एग्जीक्यूशन कैसा है, उनकी ऑक्यूपेंसी रेट कैसे बढ़ रही है धीरे-धीरे साल बाय साल, उनका नया बेसिकली एक्सपेंशन में कितने बेड्स ऐड हो रहे हैं। और देखो 2 चीज़ है, कोई भी स्टॉक प्राइस कैसे बढ़ेगा? जब आपकी ऑक्यूपेंसी बढ़ेगी और सोने सोने पे सुहागा अगर उसका रेट भी बढ़ेगा, करेक्ट? पर बेड जो चार्जेज़ होते हैं वो भी बढ़ते हैं और वो चांसेज़ है बढ़ने के, क्योंकि अभी डिमांड इतनी है और सप्लाई इतना कम है, ओके? और डिमांड जैसे मैंने बोला ना कि ऑक्यूपेंसी बढ़ने के डिमांड वो बढ़ना 3-4% या 2-3% से बढ़ रहा है, तो इसलिए वो लोग रेट बढ़ाएँगे और लोग रेट पे करेंगे। अब कितना भी चिल्ला लो कि भई इतना रेट है, ये हॉस्पिटल ऐसे लूट रहे, लेकिन पे करने वाले हैं, ओके? और अगर जिसको अफोर्डेड नहीं होता है, तो वो गवर्नमेंट में जाते हैं। तो इन सब के पास तो वो एक है कि जितनी डिमांड होगी तो उनको जो राइट चार्ज करना है करेंगे। ऐसी कोई कोई कैप नहीं दिख रही है। कुछ-कुछ जगह पे कैप है, ऐसा नहीं बोलूँ कि कैप नहीं है। लेकिन हाँ, वो लोग क्या करते हैं कि अपना जो इंश्योरेंस स्लैब होता है उसके आस-पास से ही कैप रखते हैं तो सबको अफोर्डेबल रहे। तो ये सब चीज़ें थोड़ी ध्यान में रखें। बाय द वे कोई ये सब जो मैंने स्टॉक के नाम दिए कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ना तो मैं बोल रहा हूँ आप जाके बाय कीजिए। लेकिन हाँ, ये जब मार्केट गिर रहा है तो आपको ये सब स्टॉक्स आपको ध्यान में रखने चाहिए। सो होप यू लाइक दिस वीडियो गाइस, होप आपको काफ़ी नॉलेज मिला होगा हॉस्पिटल सेक्टर में। कुछ है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि कैसा लगा और आपने क्या सीखा और ऊपर से आपके कोई भी क्वेश्चन है रिलेटेड टू एनी स्टॉक एंड ऑल दैट आई एम गोइंग टू टेक इट। अभी मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेता हूँ। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए हैं जो मुझको आंसर देने हैं। बाय द वे जैसे मैंने बोला सब्सक्राइब करिए और आप हमारा बेसिकली स्टॉक रिकमेंडेशन सीरीज़ देख सकते हैं। मैंने लिंक दिया हुआ है, जाके वेबसाइट में देख लीजिए। अभी तो क्या है कि कुछ चेंज ऑफ रूल्स हुए हैं तो आपके लिए वो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। बहुत ही छोटी टिकट साइज़ है, यू कैन ईज़िली अवेल इट, ओके। चलिए, तो अभी कोई क्वेश्चंस ले लेते हैं थोड़े जो पूछे गए हैं। So talking about some of the question, 1 minute guys. Yeah. So Georgette 44 का क्वेश्चन है सर कैन वी एक्सेप्ट द रिकरेंट यूनियन बैंक, आईडीएफसी बैंक, फर्स्ट बैंक एंड इक्विटास, एसएफबी स्मॉल फाइनेंस बैंक, व्हाट इज अ व्यू? देखो यूनियन बैंक आई एम नॉट टू मच पॉजिटिव। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक या देखो बहुत ही होप है उसके ऊपर। अभी जो उसका जो अपडेट आया वो ठीक था, इतना खराब भी नहीं था, लेकिन ये बहुत ही मूवमेंट बहुत ही नीचे जा रहा है ये स्टॉक। एंड नो काफ़ी हद तक एमएफआई जो लोन बुक में थी ना, वो काफ़ी हद तक नो इस स्टॉक ने निराश किया है। इसके सब वो ना प्रॉमिसेस बड़े हैं लेकिन उस तरह से डिलीवर नहीं कर पा रहा मैनेजमेंट। सीईओ बड़ा है, 3 साल से वहीं के वहीं स्टॉक पड़ा हुआ है। मुझे जब तक वो प्रॉफिटेबली दिखेगी नहीं तब तक मैं आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को वाउच नहीं करूँगा। दैट इज़ व्हाट माय ओपिनियन, बट ऑफ कोर्स आप खुद अपना रिसर्च करके डालिएगा और इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। और दूसरा कौन-सा क्वेश्चन था? इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक आप रखो, ये भी काफ़ी गिर चुका है और उसमें भी वही था कि ये जो एमएफआई का जो लोन बुक का जो प्रॉब्लम था उसके वजह से गिरा हुआ है। लेकिन व्हाट आई थिंक दैट अगर एमएफआई लोन बुक अभी ऑलमोस्ट 40% डाउन है, वो प्रॉपर प्रोविज़न कर लिया होगा तो कोई दिक्कत नहीं लग रही, यहाँ से भी बढ़ सकता है। तो ये मार्केट गिर रहा है तो मेरे हिसाब से maybe bottom is somewhere near, so you can take that point into consideration. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दिस वाज फॉर जॉर्ज एट 44। दूसरा क्वेश्चन है लाल शिवानी, गुड शेयरिंग ब्रो, थैंक यू। देन दूसरा है कि सर कैन डू एनीथिंग का क्वेश्चन, सर बजाज हाउसिंग ज़्यादा अच्छा है या गणेश हाउसिंग? अभी यू कैन नॉट कंपेयर बजाज हाउसिंग विद गणेश हाउसिंग। बजाज हाउसिंग फाइनेंस तो आपको भी पता है कि वो एक एनबीएफसी कंपनी है जो प्रोवाइड करती है लोन्स एंड ऑल दैट, और गणेश हाउसिंग तो रियल एस्टेट है। लेकिन रियल एस्टेट अभी अच्छा चल रहा है, गणेश हाउसिंग इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट। आई थिंक आई एम पॉजिटिव मच मोर ऑन गणेश हाउसिंग, बट दोनों सेक्टर अलग है, दैट इज व्हाट यू हैव टू कंसीडर। टाटा पावर जेएसडब्ल्यू एनर्जी विच इज बेटर? तो आई थिंक टाटा पावर बहुत ही सस्ते अभी
अभी हालत तो सबकी खराब है, पावर इंडस्ट्री में पूरा मार्केट ही गिरा हुआ है। लेकिन अगर मैं ये देखूँ ये स्टॉक अभी ऑलमोस्ट अपने हाई 30% के आसपास गिरा हुआ है। इट विल टेक टाइम टू रिकवर। जेएसडब्ल्यू एनर्जी की मैं अगर बात करूँ, वो भी ऑलमोस्ट 33% से डाउन है। Then also I feel Tata Power. I think I'll vouch for Tata Power compared to JSW. मुझे संभावना उसका वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है कंपेयर टू एनी अदर स्टॉक, सो आई गो फॉर टाटा पावर। दिस वाज माय, बट जेस एनर्जी खराब नहीं है, बट यस लेट्स सी। हाँ, लेकिन मार्केट कैप में बहुत दोनों लार्ज कैप पे तो ऐसा कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, ठीक है। देन टाटा पावर JBPJ70J, आई थिंक टाटा पावर का अभी मैंने एक क्वेश्चन आंसर दिया, तो जो ओके। देन अनिल डुपर पुडोटा 290, सो मोस्ट वेटिंग वीडियो Tapan by may I know the Galaxy, your views on Galaxy Surfings and PI industry holding small quantity. Okay, I think Galaxy, it's a okay stock. I think you should keep it. Wait for some time. अभी चल नहीं रहा है इतना. PI भी रखो आप, but I think I'm much more positive on the Galaxy, अनिल जी. Okay. बाकी आपने सब जो फार्मा कंपनी के बारे में दी है, I think you can wait. अभी कोई बेचने का कोई मतलब नहीं है. आप इतने सारे स्टॉक मत दीजिए। मैं आपने कुछ 20 स्टॉक दे दिए, मैं इतने से 15-20 स्टॉक में एनालाइज नहीं कर पाऊंगा। बट ओवरऑल अभी मार्केट की जो हालत है, आई थिंक यू शुड नॉट थिंक ऑफ सेलिंग करंटली एनीथिंग सो फास्ट। थोड़ा वेट कीजिए, देन यू टेक अ डिसीजन, ठीक है। दूसरा एक क्वेश्चन है, हिमाद्री केमिकल कुछ बोलो सर। हिमाद्री, सुप्रिया दत्ता, आई थिंक यू शुड वेट। वेट करो। देखो हिमाद्री पे अगर मैं देखूँ, स्टॉक में कोई इतनी बुराई नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि जिस तरह से मार्केट गिर रहा है, तो ये भी गिरा हुआ है, क्लियर अराउंड 19-20% से गिरा हुआ है। आई थिंक ये स्टॉक ठीक ठाक ही है, इसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा है। You should wait for it. Overall, things are okay only for Himandri. Please, you can continue holding that stock. Okay. Then 1 minute. 1 minute. Let me take. Yeah. Sir, Anil का क्वेश्चन है, FI सेलिंग में कंटिन्यू एंड वॉलेट इज बिग। यस, 100% FI सेलिंग तो कंटिन्यू है, लेकिन कम हो गई है। पहले जो 4-5 हजार करोड़ की थी हर दिन, वो अभी कम हो के 2-3 हजार हो गई, सो दैट इज अ गुड थिंग। ओके। देन DN Yandio Verpace 5604 excellent everything. Thank you. संजय मोरे, एक्सेलेंट, वेरी इंफॉर्मेटिव, थैंक यू। अच्छा, स्वप्निल डी पाटिल का क्वेश्चन, आई एम करंटली होल्डिंग CMS Info System, but the stocks seem to have lost momentum. I think CMS Info ओवरऑल अच्छा ही स्टॉक था, और काफी बढ़ भी गया था, काफी काफी अच्छा बढ़ गया था बीच में, लेकिन अभी वापस नीचे आ रहा है, धीरे 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 सरक रहा है नीचे। ये ATM मशीन का जो है इनका, करेक्ट। तो ओवरऑल बुरा नहीं है, लेकिन अभी अभी के हाल में आई थिंक यू शुड वेट फॉर इट। CMS, आई एम न्यूट्रल करेंटली, नॉट सो पॉजिटिव। ओके, तो थोड़ी रिकवरी आती है, देन यू कैन थिंक अबाउट इट। नो, इफ यू वांट यू कैन गेट आउट, बट यस पहले काफी आई वाज पॉजिटिव ऑन दिस स्टॉक, लेकिन जो रिसेंट अप मूव हुआ था ना, बाद में थोड़ा मुझे, और जिस तरह से UPI नेट बैंकिंग ये सब चल रहा है, थोड़ा तो प्रॉब्लम आ सकता है CMS इन्फो सिस्टम के लिए। ओके, तो चल दूसरा क्वेश्चन चलो मैं ले लेता हूँ। प्लीज कमेंट ऑफ एनरॉन, आई थिंक अभी मैं बाद में लोगों को उनके भी कुछ क्वेश्चन है। चले, आई थिंक विल टेक इट नेक्स्ट टाइम। सो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग गाइस। होप आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और जैसे मैंने बोला, हॉस्पिटल सेक्टर जरूर ध्यान में रखिएगा, एंड डू लाइक एंड शेयर इट, पुट योर कमेंट्स ऑन द कमेंट बॉक्स, एंड मैं आपको सुन मिलूंगा, और आप हमारे स्टॉक रिकमेंडेशन सही जरूर देख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।